नमस्कार दोस्तों, बुद्धि विहार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं नवीन कुमार आज पुनः पॉलिटी से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। आज हम संविधान सभा से पहले जो चैप्टर है संवैधानिक विकास का इतिहास, सबसे पहला चैप्टर पॉलिटी का, उसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं उसका डिस्कशन करने वाले हैं। और संवैधानिक विकास का इतिहास से जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हम उन सभी क्वेश्चन को डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो आज का। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो कहेंगे कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। अंग्रेज द्वारा सबसे पहला जो संवैधानिक विकास का इतिहास में जो अधिनियम लाया था वो 1773 में लाया था, जिसको रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में 1774 ईस्वी में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया। उस सुप्रीम कोर्ट में 4 न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश एवं 3 अन्य न्यायाधीश। एक का नाम था सर इलिजाह इम्पे, जो मुख्य न्यायाधीश थे, हाउड, चैम्बर और लेमेंटर जो अन्य न्यायाधीश थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघीय प्रणाली और केंद्र में द्वैध शासन किसके द्वारा शुरू किया गया था? संघीय प्रणाली और द्वैध शासन कहाँ? केंद्र में। तो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत 1935 के अधिनियम में किया गया था और इसी अधिनियम में राज्यों को स्थानीय स्वायत्तता प्रदान की गई थी कि राज्यों द्वैध शासन या द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था अपना सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया था? संघीय न्यायालय का प्रावधान जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। हालांकि इसकी स्थापना 1937 में हुआ और इसमें 7 न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश थे और 6 अन्य न्यायाधीश थे। और इसके ऊपर एक और न्यायालय की व्यवस्था की गई थी जिसे प्रीवी काउंसिल कहा जाता था, और वो प्रीवी काउंसिल कहाँ होते थे? लंदन में, ब्रिटेन की राजधानी लंदन में। अगला, अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में शामिल किया गया था? तो कहेंगे अखिल भारतीय संघ की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत किया जाना था और इस अखिल भारतीय संघ में 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र और 600 देशी रियासत को मिलाकर इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना किया जाना था। लेकिन इसमें देशी रियासत को यह छूट प्रदान किया गया था, वे स्वेच्छा से इसमें शामिल हो सकता है था, लेकिन यह स्वेच्छा से शामिल नहीं हुआ। इस कारण से अखिल भारतीय संघ की स्थापना नहीं हो सका। अगला है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो कहेंगे यहाँ पर 1813 के चार्टर अधिनियम में चीन और चाय पर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना रहा और अन्य वस्तुओं पर व्यापारिक अधिकार खोल दिया गया। सभी के लिए व्यापार भारत में सुलभ कर दिया गया, अर्थात ब्रिटेन के आम व्यापारी भी भारत में आकर व्यापार कर सकते थे। इससे पहले सिर्फ और सिर्फ भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती थी। अगला, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था? तो यहाँ पर संघीय व्यवस्था का प्रावधान 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। यहाँ पर ही 321 अनुच्छेद की बात की गई थी
और संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची की बात भी इसी अधिनियम के तहत किया गया था। अगला, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति दी गई थी? तो कहेंगे भारत परिषद अधिनियम 1892। इसी अधिनियम में पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव शब्द का भी प्रयोग हुआ और भारतीय लोगों पर बजट पर चर्चा करने का भी अधिकार प्रदान किया गया था। अगला, 1935 के अधिनियम के तहत स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्ति का अधिकार किसे प्रदान की गई थी? तो अवशिष्ट शक्ति का अधिकार जो है वो गवर्नर जनरल को प्रदान किया गया था। वर्तमान समय में अवशिष्ट शक्तियों का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। अगला, भारतीय संघीय न्यायालय यानी जो केंद्र स्तर पर न्यायालय की स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? तो कहेंगे 1937 में की गई थी। 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में की गई थी और उसमें बताए थे 7 न्यायाधीश थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 में अपनाए गए भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण और अस्थायी घटक नहीं है? महत्वपूर्ण और अस्थायी घटक नहीं है तो कहेंगे देश के लिए एक लिखित संविधान, ये इसमें आपको वर्णन नहीं किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। अगला, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन का सिद्धांत किससे संबंधित है? द्वैध शासन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो द्वैध शासन सिद्धांत जो है वो प्रांतों को पहली बार सौंपा गया था कि इसमें प्रांतों को सौंपे गए विषयों का 2 श्रेणी में बांटा गया था। वो 2 श्रेणी क्या था? एक था हस्तांतरित विषय और एक था आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय लोगों को दिया गया था, इसमें आम मुद्दे होते थे, और आरक्षित विषय पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया था, इसमें महत्वपूर्ण विषय होते थे। अगला, निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं थी। इनमें से कौन जो है वो भारत शासन अधिनियम की मुख्य विशेषता नहीं थी? तो यहाँ पर कहेंगे विशिष्ट विषय प्रांतीय विधानमंडल को आवंटित किए जाएंगे, ये इसमें प्रावधान नहीं किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन लागू किया गया था? केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन कब लागू किया गया? तो 1935 के अधिनियम के तहत केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन लाया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 क्यों महत्वपूर्ण है? भारत शासन अधिनियम 1935 क्यों महत्वपूर्ण है? तो कहेंगे कि इसमें जो भारत का संविधान है वो अक्षरशः 1935 के अधिनियम को, बहुत सारे प्रावधानों को भारतीय संविधान में रख लिया गया है। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। यह भारत के संविधान का मुख्य स्रोत है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं, अगर ये बातें कुछ नहीं समझ में आते तो इससे पहले मेरा थ्योरी वाला वीडियो जाकर देख ले, उसके बाद आपको ये वीडियो बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली स्थापित किया था? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन, तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा 1935, कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बर्मा से अलग हुआ? भारत बर्मा से अलग हुआ। तो कहेंगे 1935 के अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा एक नए देश के रूप में उभरा 1935 के अधिनियम के तहत। अगला, 1909 का अधिनियम किससे संबंधित है? तो 1909 का अधिनियम जो है पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत से संबंधित है। पृथक निर्वाचन
क्या है, ये जो 1909 में जो अधिनियम आया था, उस अधिनियम को कहा गया मार्ले मिंटो सुधार। और उस मार्ले मिंटो सुधार में पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई, अर्थात मुस्लिमों के लिए एक अलग निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अगला, निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण का प्रस्ताव किसके द्वारा रखी गई थी? अन्य तो यहाँ पर भारत को जो संविधान सभा है उसका प्रस्ताव किसके तहत रखी गई थी? तो कहेंगे कैबिनेट मिशन योजना के तहत। एक कैबिनेट मिशन योजना जो है 1946 में आया था। इसमें 3 सदस्य थे, पैंथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। पैंथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। अगला, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? संवैधानिक निरंकुशता तो कहेंगे 1935 के अधिनियम के तहत। अगला, भारत में औपनिवेश शासक के संदर्भ में इल्बर्ट व्हील का उद्देश्य क्या था? इल्बर्ट व्हील का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर कहेंगे इसका आंसर 1 हो जाएगा, जहां तक न्यायालयों के दंडात्मक क्षेत्राधिकार का संबंध है, भारतीय और यूरोपीय लोगों को समान दर्जा प्रदान करना। अगला है, भारतीय विधानमंडल को पहली बार द्विसदनीय बनाया गया। तो यहाँ कहेंगे 1919 का अधिनियम। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। इसमें केंद्र में द्विसदन केंद्रीय विधानसभा और केंद्रीय विधान परिषद का प्रावधान किया गया था। इसी अधिनियम में राज्यों में द्वैध शासन का प्रावधान किया था। अगला है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत में आवंटित सदस्य सीटों का निर्णय करने के लिए एक प्रांतीय कितनी जनसंख्या पर होनी चाहिए? तो कहा गया 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन का प्रावधान किया था। अगला, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत किया था? केंद्र में तो कहेंगे 1919 के अधिनियम के तहत केंद्र में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कहेंगे विलियम वुड्स जो है किसके सदस्य नहीं थे? पैंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर ये इसके सदस्य थे। अगला, अध्यादेश जारी करने की भारतीय संविधान सभा की स्थापना किसके अधीन की गई थी? तो कहेंगे कैबिनेट मिशन योजना के तहत की गई थी, 1946 के तहत की गई थी। अगला, किस अधिनियम ने पहली बार भारतीयों के लिए अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया था? तो कहेंगे 1861 के अधिनियम के तहत। अगला, 1946 में गठित अंतरिम सरकार का कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो कहेंगे इसमें कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। दोस्तों, इस प्रकार से हमने संवैधानिक विकास से संबंधित प्रश्नों को हमने देखे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।